हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक चल रही है प्रिपरेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने जो किया था वो 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। मान के चलता हूं कि आपको वहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम मूव कर रहे हैं उसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 7। आप मेरे साथ रीड करेंगे। कौन से चैप्टर का आ चुका बोलो? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आ गया। अब 7th क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 7th का ए पार्ट इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स में कवर अप करा? 6 मार्क्स में। और कौन से चैप्टर का? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से कवर अप किया हुआ है। तो क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको स्टैंडर्ड में क्या गिवन है कि मटेरियल जो है हमने सोचा था 70 kg होंगे। किसके लिए? फिनिश प्रोडक्ट अगर 100 kg है। और प्राइस ऑफ मटेरियल कितने हैं? 1 रुपीज पर kg का। एक्चुअल में जो आउटपुट आई है वो कितनी आई है? 2,10,000 kg। और मटेरियल यूज कितना हुआ है? 2,80,000 kg। और मटेरियल की जो कॉस्ट है 2,52,000। हमें कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करने। कुछ याद आ रहा है कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और यूसेज के 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। पिक्चर क्लियर है? बट मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस तभी कैलकुलेट होंगे अगर हमारी एक से ज्यादा इनपुट होगी, क्योंकि आपको मालूम है उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट आपको करनी है। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशो। और वो रेशो तभी होगी जब इनपुट एक से ज्यादा होंगे। पॉजिटिव आने पर हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल। और नेगेटिव आने पर हम क्या बोलते हैं? एडवर्स। वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़कर क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो आपको मालूम ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा। क्लियर सर? अगर हमारे को प्राइस यूनिट में गिवन है तो सारा क्वेश्चन किस में सॉल्व होगा? यूनिट में। और अगर मुझे वो प्राइस किस में गिवन है? केजीस में, तो आंसर भी किस में सॉल्व होगा? केजीस में। स्टैंडर्ड रेट चेक करो। स्टैंडर्ड मटेरियल का रेट कितना? हमने सोचा था 1 रुपीज पर केजी का रेट है। 1 रुपीज पर केजी का रेट हो गया स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल का चेक करो। एक्चुअल का रेट प्लीज, एक्चुअल जो कॉस्ट है 2,52,000 के अंदर हमें केजीज में निकाल लेना। कितने केजी है? 2,80,000 केजी। 2,52,000 के अंदर आपका कितना आ रहा है? 2,80,000 केजी। तो 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 आपका आ रहा है 0.9। तो ये कितना आ गया? 0.9 पर केजी का रेट आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है? मटेरियल यूज 2,80,000 केजी। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने सोचा था, क्या सोचा था प्लीज? 70 केजी लगेंगे अगर 100 बनाने, और एक्चुअल में 2,10,000 के लिए कितना होगा? 70 अगर हमारा है 100 के लिए, तो 2,10,000 यूनिट के लिए कितना होगा? 1,47,000। 1,00,000, एक मिनट, आपने मुझे बोलता 100 केजी। ओके, 100 केजी आउटपुट के लिए, सॉरी 100 केजी आउटपुट के लिए 70 लगाते हैं, तो 2,10,000 के लिए कितना लगाएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 70 कितना आ गया? ये 3 लाख। 3 लाख। तो स्टैंडर्ड रेट मिल चुका है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल चुकी है, एक्चुअल रेट मिल चुका है, एक्चुअल क्वांटिटी मिल चुका है। अब मुझे बताओ, अब वो वाला रूल याद करो हमारा जो अपना है, हमें इंस्टीट्यूट को थोड़ा कवर अप करना है। मैंने उसके लिए आपको लाइन क्या लिखवाई थी? बताओ। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। याद आ गई वो लाइन? हमने इसको क्या नाम दिया हुआ था? M1, M2, M3, M4 मटेरियल वेरिएंस है। इसका और इसका डिफरेंस आपने मुझे बताया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका और इसका डिफरेंस आपने मुझे बोलता है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। M4 और M2 होता है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो हमें वही कैलकुलेट करना है।
कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। और कॉस्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है वो आपका प्राइस और यूसेज के एग्रीगेट के इक्वल होगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं आपका जो टोटल है वो मैच कर रहा है। क्लियर है? चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, रीड करके देखेंगे 1-2 मिनट। 1-2 मिनट इसको रीड करके देखो, कंप्लीट हो रहा है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कैलकुलेट करके देख लो, कोई बात नहीं। 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, टेबल बना लो। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा मुझे बोलो अभी। चलो मान के चलता हूं यहां तक हमारा हो चुका है, पक्का? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप रीड करेंगे। ये क्वेश्चन जो अभी हमने कवर अप करा था याद हो तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। प्रिपेयर कैश बजट, हमें कैश बजट बनाना है, बजटरी का क्वेश्चन है। फॉर द 3 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून, 30 जून का एंडिंग मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 मंथ्स का प्रिपेयर करना है। आपको सेल गिवन है, मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, ओवरहेड गिवन है। कहते हैं जो हमारी आइटम है क्रेडिट टर्म्स आर सेल और डेटर, 10% तो हमारी कैश सेल है, मतलब जो 10% है वो हमारे को हाथों हाथ मिल जाएगी, और जो क्रेडिट सेल होगी 90%, और क्रेडिट सेल का 50% हमारे को नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, और बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। चलो इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जो सेल है ना, अगर आप 100 की करेंगे तो 10 रुपीज की सेल तो आपकी कैश सेल है, ये तो अभी हाथों हाथ मिल जाएगी, कैश सेल है। और बाकी जो 90 की सेल है वो आपके क्रेडिट है। ये जो क्रेडिट सेल है इसका 50% मतलब 45 और 45 नेक्स्ट मंथ मिलेगा, और बाकी जो बच जाएगा 45 वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलेगा। क्वेश्चन में यही लाइन लिखी है कि 10% कैश है, इसका मतलब 90% क्रेडिट है, और क्रेडिट सेल का 50% नेक्स्ट मंथ, और जो रिमेनिंग होएगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलेगा। मटेरियल जो आप खरीदते हैं वो 2 मंथ का क्रेडिट है, मतलब जो फेब में खरीदेंगे उसकी पेमेंट अप्रैल में होगी, मार्च वाले की पेमेंट मई में होगी, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। वेजेस 1/4 मंथ मतलब 1/4 आउटस्टैंडिंग है, 3/4 अभी पे करते हैं, 1/4 नेक्स्ट में। ओवरहेड हाफ अभी पे करते हैं, हाफ बाद में। 1 अप्रैल 2016 को हमारा बैलेंस कितना ओपनिंग कैश 6000। उसके बाद बता रहा है अदर इंफॉर्मेशन में प्लांट हमारी फैब में ली थी 96,000 की, द मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 हमने पे करनी है अप्रैल ऑनवर्ड्स। अप्रैल से आपने उस प्लांट एंड मशीनरी की भी इंस्टॉलमेंट को पे करना है, ठीक है। उसके बाद बता रहा हूं डिविडेंड है आपका कितना 5%, शेयर कैपिटल का 2 लाख का, जिसको हमने 1 जून को पे करना है, तो 2 लाख का 5% दैट इज 10,000, ये आपने जून में डिविडेंड पे करना है। एडवांस जो फॉर रिसीव फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 का जून में, डिविडेंड आपको 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। आपको बताओ कैश बेट का फॉर्मेट क्या होता है? हाँ जी क्या फॉर्मेट होता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस क्लोजिंग बैलेंस, और जो यहाँ का क्लोजिंग होएगा वो नेक्स्ट मंथ का क्या बनेगा ओपनिंग बनेगा। ये बात मैंने डिस्कस करी हुई है, ठीक है सर। तो आप मुझे प्लीज इतना पॉइंट को डिस्कस करो। सबसे पहले हम जो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कैश बजट, आपको ओपनिंग बैलेंस जो अप्रैल का गिवन है वो कितना गिवन है 6000। तो चलो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में चलते हैं। इसके लिए वर्किंग नोट सबसे पहले कैसे, मैंने आपको बताया था ये जो टोटल सेल है, इस टोटल सेल फेब की, मार्च की, अप्रैल और मई की,
इनका पहले 10%, इनका 10% तो क्या हो जाएगा, कैश सेल। तो आप सबसे पहले 10% कैश सेल में मेंशन करो। मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं कैश सेल। ये देखो अप्रैल का 10%, मई और जून, हमने सबसे पहले जो भी हमारे को सेल गिवन थी उसका 10% कैश सेल लिख दी। मतलब 10% टोटल सेल जो मुझे गिवन है उसका हमने कैश सेल मेंशन कर दिया। और डेटर का जो कलेक्शन होगा उसके लिए हमने वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जो मेरी सेल है उसका कितना 90% क्या आएगा, क्रेडिट सेल है। तो पहले मैंने 90% कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? 10% अगर आपकी कैश सेल है तो 90% आपकी क्या है, क्रेडिट सेल है। और इस 90%, अब जो बताओ 12,600 है इस फेब का, इसका 50% का मिलेगा मार्च में और 50% का मिलेगा अप्रैल में। मार्च वाली जो होगी वो कब कब मिलेगा बोलो, अप्रैल और मई में। अप्रैल वाला कब मिलेगा, मई और जून में। और जो मई वाला है वो कब मिलेगा, जून और जुलाई में। बट हमें तो अप्रैल मई जून चाहिए ना, तो हमने सिर्फ इन 3 मंथ्स का टोटल कर दिया। अप्रैल में कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आएगा, मई में कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आएगा और जून में कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आएगा, उससे आपने कैलकुलेट कर लिया। ये लो अप्रैल मई और जून उनको कैलकुलेट करा, ये आया कलेक्शन फ्रॉम डेटर अप्रैल मई और जून का। क्लियर है? कैश सेल भी हो गया और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी हो गया। उसके बाद हमने एक व्हीकल को सेल किया था, उसकी पेमेंट आएगी कब, जून में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो हमारी है उसके ऊपर हमारे को मिलेगा कितना, 1000। आपने ओपनिंग और रिसिप्ट को ऐड कर दिया, ये आ गया टोटल कितनी कैश अवेलेबल है। अब पेमेंट में चलते हैं मटेरियल का। मटेरियल का जो है उसने आपको बोला था 2 मंथ का क्रेडिट है। तो बताओ फेब वाली कब होगी, अप्रैल में। मार्च वाली कब होगी, मई में। और अप्रैल वाली कब होगी, जून में। क्योंकि जो मटेरियल है वो आपका क्या था, 2 मंथ का क्रेडिट है। अप्रैल जो मटेरियल जो है वो आपका 2 मंथ का क्रेडिट है। इसका मतलब जो भी हम मटेरियल आज खरीदेंगे उसकी पेमेंट 2 मंथ्स बाद होगी। तो अप्रैल में जो पेमेंट हो रही है कौन सी वाली हो रही है, प्लीज बोलो, अप्रैल में पेमेंट कौन सी हो रही है, फेब वाली। गुड। तो ऐसे ही आप उसमें चलते रहेंगे 2 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड के अंदर। अब चलो वेजेस के ऊपर बात करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वेजेस के लिए आपको क्या गिवन था, चेक करो एक बार दोबारा। वेजेस का लिखा था 1/4 मंथ, वेजेस लिखा था 1/4 मंथ। तो आप मुझे बताओ एक मिनट, ये अप्रैल मई और जून की बात करते हैं। अगर मैं वेजेस पेड का फॉर्मूला आपसे बनवाना चाहूं, वेजेस पेड मतलब 3/4 तो आपका करंट मंथ का पे होता होगा और जो 1/4 था वो नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे ना, तो 1/4 आपको लास्ट मंथ का मिलेगा, लास्ट मंथ का मिलेगा। मेरे को एक बार जरा ध्यान से देखना, 1/4 वेजेस, 1/4 वेजेस आउटस्टैंडिंग है जो नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ वाले क्या बोलेंगे कि 3/4 तो हम अपना पे कर रहे हैं और 1/4 लास्ट मंथ का मिल रहा है। तो मैंने भी तो आपको यही बोला है, 3/4 करंट मंथ और 1/4 लास्ट मंथ का। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, अप्रैल मई और जून में 3/4 अप्रैल, 1/4 मार्च, टोटल चेक कर लो वेजेस कितनी आ रही है। ऐसे मई और ऐसे जून, उन्होंने यही लिखा हुआ है, वेजेस जो है 3/4 अपनी लेंगे, 1/4 प्रीवियस मंथ की लेंगे। आप उसको जो मैं इक्वेशन फॉर्म में दिखा रहा हूं आप उससे सॉल्व करके देखो, आपका बेटर लगेगा। ऐसे ही ओवरहेड का भी देख लो, ओवरहेड का भी जाकर मैं चेक करूं, 1/2 आउटस्टैंडिंग है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, हाफ क्या होगा, हाफ करंट मंथ का, हाफ करंट मंथ और हाफ लास्ट मंथ का होगा। हमने इस पॉइंट को क्लास में कवर भी किया हुआ है। क्लियर है? तो वेजेस और ओवरहेड हमने जब कैलकुलेट कर लिए उसको पुट करना सिखाओ, वेजेस और ओवरहेड को। ये देखो आपने ये वेजेस लिखा, उसी क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना, और ओवरहेड को भी सेम इसी क्वेश्चन सॉल्व करना हाफ वाले से। उसके बाद आपने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी उसकी अप्रैल ऑनवर्ड्स 2000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये लो 2000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे करना है 2 लाख का 5% 10,000, ये भी आ गया। टोटल पेमेंट ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ये क्या आ गया बोलो, क्लोजिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 3950, ये अगली बार का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर आप उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग कितना आ रहा है 3000, ये 3000 अगली बार का ओपनिंग बनेगा, और इसका क्लोजिंग कितना आ रहा है 2300। तो आपने सिंपल सा रूल ध्यान रखना है, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट
माइनस पेमेंट जो बनेगा क्लोजिंग, और यही जो क्लोजिंग होएगा ये नेक्स्ट टाइम का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। क्लियर? तो इंस्टीट्यूट ने 15 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें 6 मार्क्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लिया और 9 मार्क्स में क्या ले लिया, कैश बजट का क्वेश्चन उसने कवर अप कर लिया। चेक करेंगे उसको भी, कोई बात नहीं, रीड कर लेंगे। देखो आप घर से करके देखेंगे, उस टाइम पे डाउट आएगा, वो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। अभी मैं जो समझा रहा हूं एट प्रेजेंट, अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मान लो 7th ए और 7th बी दोनों कवर अप हो गए। हाँ जी सर, कह रहे हैं सर कवर है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 8th, वो हमारा थ्योरी क्वेश्चन होता है। ये तो आपको मैंने बताया हुआ कई बारी, आपको शॉर्ट नोट बनाना है किसी भी 3 के ऊपर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मटेरियल की कॉस्ट पैकिंग पे होती है उसको क्या होगा, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग कंट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब वर्सेस। क्लियर है? इन पॉइंट को मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। यहां पर इंस्टीट्यूट ने आपको सजेस्टेड आंसर भी दे रखा है, आप इसको करके देखेंगे। इन केस कोई डाउट आता है आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। सर पॉइंट वाइज दिखा सकते हैं, क्लास में हमने जो डायग्राम्स बनाए हुए हैं उससे भी दिखा सकते हैं। यस, डायग्राम से भी आप दिखा सकते हैं। चलो अभी हमने कौन सा किया था, जून 2017 सेट 1 कवर अप करा है। अब 2017 में ही हम सेट 2 कवर अप करेंगे। जैसे आपने मेरे साथ ये पेपर कवर करा है, ऐसे ही अब हम चल रहे हैं दूसरे पेपर की तरफ, आप मेरे साथ कवर करना। करूं स्टार्ट? रेडी हो? हाँ जी सर बिल्कुल रेडी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या बोला था, इंस्टीट्यूट ने आपको लिखा, पहले एमसीक्यू है, डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ। डेप्रिसिएशन क्या होता है बोलो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल या नन। आपका मालूम है डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, मतलब आप काम करो या ना करो डेप्रिसिएशन लगाना तो मैंडेटरी है ना। हाँ सर सर्विस कॉस्टिंग में आपने एक बात बोली थी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोला है। आप मुझे एक बात बताओ, हमने बोला था कि सर्विस कॉस्टिंग दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। अगर डेप्रिसिएशन साइलेंट है तो आप उसको फिक्स ले लो, दैट इज स्टैंडिंग ले लो। और अगर डेप्रिसिएशन हमारे को किस में गिवन है, ईयर्स में स्टैंडिंग, और अगर डेप्रिसिएशन किलोमीटर्स में गिवन है ट्रक के, तो फिर क्या मानते हैं, रनिंग। मैं मानता हूं, बट साइलेंट केस में तो हम यही बोलेंगे डेप्रिसिएशन क्या हमारा स्टैंडिंग है, दैट इज क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है मैंडेटरी। आगे लिखा था कॉन्टिन्यूज स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। जो हम बार बार क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं स्टॉक को, वो क्या होता है बोलो, परपेचुअल इन्वेंट्री होता है। जिसमें आप अपना फॉर्मेट बना रहे थे, याद है ना, फीफो लीफो वेटेड एवरेज जो है, तो वो कौन सी इन्वेंट्री होती है, परपेचुअल इन्वेंट्री को डिस्क्लोज करता है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, खाली बैठे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था, तो बताओ ना रॉ मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की। तो हमारे को किसको बियर करवाना पड़ेगा, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, खाली बैठना पड़ा, उसकी कॉस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम उसको नॉर्मल लॉस मान रहे हैं, और वो किससे बियर होगा बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड से चार्ज होगा। नेक्स्ट, ओवर टाइम क्या होता है, एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल। बिल्कुल ठीक है, जितना हमने सोचा था अगर तुम उससे ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा काम करेंगे तो वो क्या होता है, ओवर टाइम होता है। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ए पॉइंट ही आंसर है, स्टैंडर्ड से नहीं है, एक्चुअल से नहीं है, ठीक कह रहे हैं। उसके बाद एलोकेशन ऑफ द होल आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज, जो हम करते हैं आइटम्स को एलोकेट करते हैं कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट यूनिट में, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट एलोकेशन बोलते हैं। मैंने आपके साथ थ्योरी में क्लास में डिस्कस करा हुआ है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड सब बताए हुए हैं। तो जिसमें हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उसको कॉस्ट
एलोकेशन बोलते हैं। इन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। हाँ यही होगा, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। आप याद करना, जब मैंने भी आपका क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था वो एक्सपेंस जो फाइनेंशियल के हमने कॉस्टिंग में नहीं लिखे, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर एक्सपेंस कॉस्टिंग में नहीं लिखे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो जब तुम कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे थे, माइनस। बट अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो इफेक्ट अपोजिट होगा। तो मैंने वही बोला है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के एक्सपेंस होंगे वो फाइनेंशियल प्रॉफिट में क्या होंगे, एड बैक होंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट में अगर वो लेस हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल प्रॉफिट में वो क्या होंगे, एड बैक होते हैं। क्लियर? पहले आप यहां तक का पार्ट देख लो, 6 पार्ट तक। पहले आप 6 पार्ट तक कवर अप करो, एक बार रीड करेंगे 6 पार्ट तक, फिर मैं आगे बढ़ूं। सिक्स पार्ट तक कवर अप करो। हाँ जी, क्लियर है? देख लो बिल्कुल ध्यान से। बढ़ू आगे, कह रहे हैं सर बढ़ जाओ। चलो अगला लिखा था, जॉब कॉस्टिंग इज यूज। जॉब कॉस्टिंग को हम क्यों यूज करते हैं? जॉब कॉस्टिंग को फर्नीचर मेकिंग, बिल्कुल हो सकता है। रिपेयर शॉप में, यस हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेसेस में भी हो सकता है, किसी का भी, क्योंकि मोर देन वन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग उसके अंदर यूज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग से इंस्टीट्यूट ने पूछा, कहता है एक प्रोसेस में क्या है, 8000 यूनिट्स थी, इसका 5% नॉर्मल लॉस है। तो 8000 का 5% कितना हो गया, 400 यूनिट्स हमारी क्या हो गई, नॉर्मल लॉस। और उसके बाद बता रहा हूं 60 क्लोजिंग WIP 60% कंप्लीट इज 1000 यूनिट्स। अगर 1000 यूनिट्स का 60% कंप्लीट है तो मैं कह सकता हूं 600 यूनिट्स। आपने मेरे साथ देखा था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट यूनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यही होता है ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या होता, इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट यूनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहते हैं। तो 1000 यूनिट के ऊपर अगर 60% टास्क हो चुका है तो मैं क्या कह सकता हूं, 600 यूनिट्स बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट है। और 6600 कंप्लीटेड है जो ट्रांसफर हुई है, इस पे तो 100% हो चुका होगा 6600। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट यूनिट फॉर्म में क्या बोलेंगे, 600 ये वाली और 6600 ये वाली। नॉर्मल लॉस तो लेते नहीं, कितना आएगा 7200। आपका आंसर आ रहा है 7200। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1000 यूनिट अगर आपकी क्लोजिंग जो WIP है उस पे 60% टास्क हो चुका है तो हम क्या सकते हैं 600 पे हो चुका है। 1000 का 60% कितना हो गया, 600। और 6600 जो हमारी है 6600 ट्रांसफर हुई है, इसका मतलब उस पे 100% टास्क हो चुका है। तो 600 प्लस 6600 7200 हमारी क्या होगी, इनकम्प्लीट यूनिट कंप्लीट में रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार चेक करेंगे प्लीज। हाँ जी, अगला लिखा था सेल्स कितनी है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 50, कंप्यूट PV रेशो। अगर सेल 1,50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1 लाख। 1 लाख अपॉन 1,50,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। तो आप करके देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 66.66%।
66.66%। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि अगर हमारा क्या होगा, 1 ईयर इंफॉर्मेशन होती है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 करके हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे। चलो अब अगला क्या था? अगला था हमारा सर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000। मैंने सोचा था 15,000 लगेगा, एक्चुअल में आपके लग गया 16,200। तो आपने स्टैंडर्ड सोचा था 15,000, एक्चुअल में लग गया 16,200। तो ये क्या चीज है? अच्छी बात है, खराब है? 1200 का एडवर्स है सर। 1200 का क्या होगा सर? एडवर्स। 15,000 का मटेरियल का एस्टिमेट अगर आपका एक्चुअल में 16,200 लगेगा तो हम कह सकते हैं सर 1200 हमारा क्या हो गया? ज्यादा लग गया है। और मटेरियल का ज्यादा लगना हम क्या बोल पाएंगे? मटेरियल का ज्यादा लगना हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसलिए हम बोलेंगे 1200 का क्या है? एडवर्स है सर। चेक करके देख लेंगे। एडवर्स, गुड। चलो तो 10 हमारे फर्स्ट पार्ट में 10 एमसीक्यूज होते हैं, हम उनको चेक कर लो। फिर हम अगले पार्ट पे एंटर करेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी देखेंगे। चलें, कैन सर डन। चलो अब बताओ प्राइम कॉस्ट जो है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? प्लीज बोलो, बेटर बोलो। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक बोल रहे हो? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो उसको हम एक नाम और भी तो दे रहे थे, क्या? डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, तो मैं कह सकता हूं प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने कब किया था? मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने मेरे साथ बात करी थी, वो कहते हैं वो क्या चीज है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी के रेट को चेक करने की टेक्निक है। प्रॉफिटेबिलिटी को रेट को चेक करने की टेक्निक है। तो मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेट को चेक करेगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है? पैसेंजर किलोमीटर। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में डिस्कस है। और वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट क्या होती है? सेम होती है सर। वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट सेम होती है। बताते हैं ना, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम होता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है। तो वही गिवन है। मैच जो हमने करा है उसको चेक कर लेंगे। हाँ जी सर, ठीक है। अब कहता है अगला क्वेश्चन पॉइंट कौन सा आ रहा है? बोलो ट्रू और फॉल्स। कहता है फिक्स्ड बजट इज ऑल्सो नोन एज रिजिड बजट। यस, फिक्स बजट को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होता। ट्रू है ये। क्या बोल सकते हैं? ट्रू है। द एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑन बाय प्रोडक्ट अफेक्ट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। फॉल्स है। फॉल्स है। ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट जो करते हैं वो कोई टोटल प्रॉफिट और लॉस पे इफेक्ट होने डालेगा? आप सोच के बताओ क्यों। देखो, अगर टोटल कॉलम सेल 1 लाख था
और टोटल कॉस्ट आपकी 80 है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 20। अब आपने इस सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 80,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो प्रॉफिट या लॉस जो आएगा टोटल इफेक्ट तो सेम रहेगा ना। बात को समझो, जो सेल है ओवरऑल सेल है उसको आप किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को किसी बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कई मेथड्स हैं, फिजिकल यूनिट मेथड भी है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिटर पॉइंट मेथड भी है, कई मेथड्स हैं। तो आप किसी में भी सेम करेंगे, ओवरऑल इफेक्ट तो सेम रहेगा ना। एलोकेशन करने से ओवरऑल इफेक्ट थोड़ा चेंज होता है, तो वो टोटल में इफेक्ट नहीं डालेगा, फॉल्स है ये। जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड ओनली इन स्मॉल कंसर्न, फॉल्स है, अभी भी आपने देखा था। जॉब कॉस्टिंग कई सेक्टर्स में अप्लाई होती है। फॉर डिसीजन मेकिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल देन द मार्जिनल कॉस्टिंग, गलत है। डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल आपका बेटर मानते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग ही बोलते हैं, हम कई बार बोल चुके हैं इसको। ओवरहेड एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इंटरचेंजेबल टर्म, गलत है। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर और ओवरहेड आती है, ये भी क्या है, फॉल्स है। कन्वर्जन कॉस्ट हमने डिस्कस किया था, वो क्या है हमारा, एग्रीगेट को शो करता है उन दोनों के, तो चेक करके देख लेंगे। क्लियर, ठीक है सर। उसके बाद चलो फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे को लेनी है, हमारे लिए सुटेबल है उनको देखेंगे। प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, याद करो क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया बताओ, एक्चुअल सेल बीईपी से जितनी ज्यादा होगी डिवाइडेड बाय या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है, और एक्चुअल सेल बीईपी से जितना ज्यादा होगी डिवाइड अगर आप करेंगे पीवी रेशियो से, तो आपका आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपी में। और मैंने आपको ये भी बताया था एक्चुअल सेल बीईपी से जितने ज्यादा होगी, बीईपी क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस से ज्यादा जा रहे हैं तो प्रॉफिट तो है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो किसको इंडिकेट करेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। बजट इज अ क्वांटिटेटिव एंड या और अ, बजट किसके लिए होती है बोलो, एंड और अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाई जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। बताओ वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट की जो पर यूनिट है वो तो चेंज होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, इनवर्सली होता है, इनवर्स होता है। जितनी यूनिट ज्यादा बनाते रहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। देखो ना, अगर 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, या तो 10 स्टूडेंट को बेयर करनी है, यहाँ 2 लाख की जो कॉस्ट है वो 20 स्टूडेंट को बेयर करनी है, या 2 लाख की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 50 स्टूडेंट को बेयर करनी है। तो जैसे ही हमारे यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशन में वर्क करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, हमने बोला हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, एक्टिविटी लेवल ऑफ 1000 आवर्स कॉस्ट 10,000 एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ 2000 आवर्स टोटल कॉस्ट 16,000। टोटल कॉस्ट ऑफ 3000 आवर्स लेवल ऑफ एक्टिविटी इज, चलो चेक करके बताओ मुझे नहीं आता, आप बताओ प्लीज, मैं करूंगा आप ही करो जरा जल्दी से। हाँ जी बताओ आंसर, मेरा आंसर तो आ गया, बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। हाँ जी विशाल, सोचो, कोई बात नहीं, सोचो प्लीज, आप ही सोचोगे, मैं नहीं सोचूंगा। आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा लिख दूंगा, बिलीव करो। गलत बोलोगे मैं गलत लिखूंगा। फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल है, बताओ। पहचान क्या थी, अगर अमाउंट सेम रहेगा तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट,
पर यूनिट सेम रहेगा तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। ना अमाउंट सेम है ना पर यूनिट सेम है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आप चेक करके देखो, देखो अगर 1000 में 10,000 है, 2000 में चेंज तो हो गया ना 16, इसका मतलब अमाउंट तो सेम नहीं है। 10,000 और 16,000 फिक्स तो ये हो नहीं सकता। आप डिवाइड करके देखो, अगर 10,000 डिवाइड बाय 1000 करो और 16,000 डिवाइड बाय 2000 करो, पर आर भी सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब वेरिएबल भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या बोलोगे, सेमी वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल में चेंज करने का फॉर्मूला क्या बताता, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल कॉस्ट पर आर का फॉर्मूला था चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट या चेंज इन आवर्स। चेंज इन कॉस्ट कितना आ रहा है बोलो, 16 माइनस 10 6000, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000 आवर्स, तो 6 रुपीज पर आवर का आ गया। सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। तो क्या आ गया, 6 पर आवर का आ गया। बिल्कुल ठीक है। अगर 6 पर आवर का किसी भी क्वेश्चन पुट कर लो तो 1000 के लिए कितना होगा, 6000, जबकि आपको दे कितना रखा है 10,000। इसका मतलब हम कह सकते हैं 4000 हमारा फिक्स्ड है। 4000 क्या है, फिक्स्ड है। आप सेकंड में पुट करके देखो तब भी सेम आएगा। अगर 6 पर आवर का है तो 2000 का कितना होगा, 12,000, जबकि हमें दे कितना रखा है 16,000, तब भी हम कह सकते हैं 4000 फिक्स्ड है। अगर 4000 फिक्स्ड है तो बताओ 3000 में कितना होगा, 3000 में 3000 इंटू 6, ये तो हो गया वेरिएबल 18,000 और 4000 का फिक्स्ड, तो आंसर क्या आएगा 22,000। करेक्ट आंसर आ रहा है 22,000। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल देता हूं प्लीज। क्या बोला हुआ था बोलो, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आवर्स करके आपने वेरिएबल कैलकुलेट करा है। फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप पुट करके देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिक्स्ड आ जाएगा। वेरिएबल पता है, फिक्स पता है, तो 3000 आवर्स के लिए आप कैलकुलेट कर लो। क्लियर। हाँ जी, अगला इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। हम कौन सी यूज करते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यूज करते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए। तो चेक करके देख लो। फर्स्ट एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, चेक करो। चेक करके देख लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी प्लीज चलें, सेकंड क्वेश्चन रेडी। हाँ सर रीड करो। क्या कहते हैं, एम टू वर्कमैन यानी एंड जीतू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। ओके, सेम मटेरियल लगाएंगे और वेज रेट भी उनका सेम है, जबकि ज्ञानी को पे करना है बोनस स्किल से, हालसे से। हालसे का रूल याद है बोलो, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। एंड जबकि जीतू को जो पे करना है वो किससे करना है, रोवन से। रोवन से क्या होता है बोलो, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड। याद आ गया। टाइम अलाउड कितने, 40, इसने कितने में कर लिया 25, इसका मतलब इसने 15 आवर्स सेव करे, जबकि उसने कितना करा 32, इसका मतलब इसने 8 आवर्स सेव करे। अगर 40 आवर्स के काम को 25 आवर्स में करेंगे तो 15 आवर्स सेव है, और अगर 40 आवर्स के काम को 32 में करेंगे तो 8 आवर्स सेव है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 125% ऑफ लेबर, और फैक्ट्री कॉस्ट हमारे को गिवन है कितनी की 8925, और इसकी कितनी है 9456। आपको नॉर्मल वेज निकालना है, मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, और प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एलिमेंट वाइज
फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे को मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री, इन तीनों को हम ऐड करते तभी तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। दोबारा बोल रहा हूं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं प्रेजेंट करूंगा। हाँ जी, क्या करा, अब मैंने मटेरियल को जो गिवन नहीं थी उसको एक्स रुपीज मान लिया, और जो वेज रेट पर आवर गिवन नहीं है उसको वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, आप बताओ, उसने 40 आवर्स के काम को 25 में करा है, 15 आवर्स सेव, और इसने 40 आवर्स के काम को 32 में करा है, इसका मतलब 8 आवर्स सेव। ठीक है, तो आप मुझे बताओ वेजेस कितनी होगी, वेजेस इसकी 25 आवर्स के हिसाब से वाई, और इसकी क्या बनेगी प्लस कितना 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, इसको ऐड करेंगे, ये आ रहा है 32.5 वाई, मतलब बेसिक वेज हो गई 25 आवर्स, वाई रुपीज पर आवर का, और बोनस देना था हाल से थे 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 15 आवर्स सेव्ड है उसका 50% इनटू वेज रेट वाई, तो आपका आ रहा है 32.5, उसके लिए आएगा 32 वाई, 32 आवर्स के लिए वाई के हिसाब से, प्लस टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना था इसका टाइम टेकन था 32, टाइम अलाउड 40 इंटू 8, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड, और वेज रेट पर आवर, इसको सॉल्व करो, ये आपका आ रहा है कितना 38.4, कितना आ गया 38.4। अब मुझे बताओ, इसकी मटेरियल कॉस्ट तो सेम थी एक्स और एक्स, इसकी लेबर आ गई 32.5 वाई और इसकी आ गई 38.4 वाई, ये मटेरियल कॉस्ट, ये आ गई लेबर कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं, वो कितना था 125%, 125% किसका 32.5 वाई का, और ये आएगा 125% 38.4 वाई का। जब तीनों को ऐड करेंगे वो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, और ये गिवन है 8925 और ये गिवन है 9456 फैक्ट्री कॉस्ट, मटेरियल, लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। आपके दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो एक्स होगा वो मटेरियल कॉस्ट को शो करेगा, और जो वाई होगा वो लेबर कॉस्ट पर आर की शो कर रही होगी। जल्दी से देखेंगे, इक्वेशन को फ्रेम करके वैल्यू निकालो। वैल्यू सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 6000 और वाई की वैल्यू आपकी आ रही है 40, इसका मतलब वेज रेट पर आवर आ गया 40 और मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है 6000। चेक करके देखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। आ रही वैल्यू एक्स और वाई की, हाँ जी। अगर एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है तो अब क्या करेंगे, उसने क्वेश्चन में कहा था, ये लो, ज्ञानी और जीतू के लिए मटेरियल कॉस्ट आ गई 6000, वेजेस कितनी आएगी बोलो 25 आज के 40 पर आवर का,
और 15 आवर्स सेव है, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट 1300। मैं रिपीट करता हूँ, ये देखो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ये हो गया बोनस। और 25 आवर्स के 40 तो देने ही देने हैं। इसका क्या आएगा, 32 आवर्स के 40 तो देने ही देने हैं। टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, तो 1536। और उसके बाद इस जो फैक्ट्री वेजेस है फैक्ट्री ओवरहेड, इसका 125% और इसका 125% फैक्ट्री ओवरहेड है। चेक करके देख लो, फैक्ट्री कॉस्ट 8925 और 9456 आ रही है। तो उसने कहा था जब आपका मटेरियल कॉस्ट और वेज रेट पर आवर कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद जाके उसको फॉर्मेट में भी ड्राफ्ट कर देना। तो हम उसको फॉर्मेट में ड्राफ्ट करके दे रहे हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों को ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है। क्लियर? चेक कर लेंगे उसको भी। हाँ जी सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। उसमें गिवन था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट, हमारे को क्या निकालना है, मशीन आर रेट निकालना है। वो कैसे कैलकुलेट होता है बोलो? अगर हम ओवरहेड को मशीन आर से डिवाइड करें तो मशीन आर पर आर रेट आ जाएगा। कॉस्ट गिवन है 24,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है 4,000, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितने 40,000। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो आप मुझे बोलेंगे अगर 24,000 की कॉस्ट थी, 4,000 स्क्रैप है, तो 20,000 को राइट ऑफ करना है कितने आवर्स में, 40,000 आवर्स में करना है। मैंने अभी भी बताया आपको, अगर ये मुझे ईयर्स में गिवन होता है तो डेफिनेशन को हम क्या मानेंगे, फिक्स्ड या स्टैंडिंग। और अगर ये किलोमीटर या आवर्स पे गिवन है, इसका मतलब पर आवर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन लग रहा है, तो क्या मानेंगे इसको, रनिंग। गुड। अब क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी है, होल लाइफ में 2,000, स्टैंडर्ड चार्जेस फॉर द शॉप फॉर वीकली पीरियड 3,000। उसके बाद वर्किंग जो है फॉर वीकली पीरियड इज 100 आवर्स। नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप ईच ऑफ विच इज लाइबल फॉर इक्वल चार्ज 30 मशीन्स। ठीक है। उसके बाद पावर यूज्ड पर आवर 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर यूनिट के। तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग और रनिंग में डिवाइड करेंगे। स्टैंडिंग चार्ज जो मशीन चले या ना चले होने ही होने हैं, तो आप क्या करेंगे प्लीज मुझे बोलो, 3,000 थे, 100 मशीन 30, तो पर आवर का रेट कितना आ गया 1। अभी हमने देखा था ना 100 और 30, डेफिनेशन मैंने ऊपर कैलकुलेट करा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। रिपेयर कितना, 2,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से, आवर्स होल लाइफ में। पावर है 4 और 10 पैसे पर, तो 40 पैसे, ये आ गया रनिंग। और स्टैंडिंग और रनिंग को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब पर आवर मशीन को कितना बियर करना पड़ रहा है। क्लियर? इसको भी रीड कर लेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने सेकंड क्वेश्चन लेबर कॉस्टिंग और ओवरहेड चैप्टर को मिलकर के ड्राफ्ट किया हुआ है। चलूं अगले पार्ट पे। देख लो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, पहले ध्यान से देखो। हाँ जी। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, थ्योरी है। कहता है हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज डिटरमाइंड अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है वो हमारा क्या बताता है, कॉस्ट की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम नेचर ऑफ एक्सपेंस को देखते हैं, उनका ऑब्जेक्ट या ट्रेस कैसे हो सकता है वो देखते हैं, उनके अदर फैक्टर्स क्या आते हैं बोलो, फंक्शंस, बिहेवियर, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे हुए हैं टाइम पीरियड प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। और उसी के रिगार्डिंग रखिए कि कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट एलोकेशन के बारे में बात करता है, उसका आपको शॉर्ट नोट कवर करना था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का।
क्लियर है? मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार रीड कर लो। हाँ जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है बोलो? इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड चैप्टर का है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर पास द जर्नल एंट्री इन इज एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे को उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। कहता है इशूड मटेरियल कितने का था? 3 लाख का। तो मटेरियल जो इशू करते हैं वो कॉस्ट में आता है बोलो? स्टोर लेजर में। ऑफ विच 2,80,000 इज डायरेक्ट मटेरियल। ओके, 3 लाख में से 2,80,000 अगर डायरेक्ट है, ठीक है, तो 20,000 क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट है, जिसका स्टैंडर्ड कितना था? 2,40,000। तो मेरे साथ कोशिश करो, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो कहां जाता है? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2,40,000। उसके बाद एक्चुअल में कितना हो गया बोलो? एक्चुअल में कितना हुआ बोलो? 2,80,000 जो हमने सोचा था। तो जो 40,000 का है वो कहां जाएगा? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हमने सोचा था 240, एक्चुअल में हो गया 280, तो 40,000 का एडवर्स हो गया ना, क्या आ गया? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और जो 20,000 है वो इनडायरेक्ट है, वो कहां जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट जो आपने सोचा था 2,40,000, प्रोडक्शन ओवरहेड में 20,000, और जो एस्टिमेट से ज्यादा लग गया वो क्या आ गया? मटेरियल यूसेज वेरिएंस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। तो 3 लाख को हम बाइफिकेट कर रहे हैं 2,40,000 WIP में, 20,000 इनडायरेक्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, और 40,000 का हमारा एडवर्स है, इसलिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। क्लियर? सेकंड, नेट वेजेस पेड कितने हैं? 70,000 डिडक्शन बीइंग 12,000, और स्टैंडर्ड कितना था? 75। तो बताओ 75 का स्टैंडर्ड था, सोचो 75 का स्टैंडर्ड था, फिर वैसे बताओ वेजेस कंट्रोल में कितना आएगा? 75। एक्चुअल में कितने लग गए? 70। एक्चुअल में कितने लगे? 70। तो अगर 75 वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टैंडर्ड जो 75 था और एक्चुअल में कितना लगा? 70, और इसके अलावा डिडक्शन बीइंग 12,000, तो आपने उसको जो पे करा डिडक्शन कितना? 12,000 पे, तो बाकी जो 7,000 है वो वेरिएंस में आएगा। तो आपकी एंट्री क्या आ गई? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश 70, 12,000 अभी पे करनी है, तो टू एक्सपेंस क्रेडिटर, टू एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। क्लियर? और बाकी जो डिफरेंस आएगा वो लेबर रेट वेरिएंस के नाम से आएगा। नेक्स्ट, ग्रॉस सैलरी पेएबल फॉर द पीरियड इज 26,000, स्टैंडर्ड कितना था? 25। दोबारा बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होगा वो वेरिएंस के नाम से ट्रांसफर करेंगे। डिडक्शन कितना है? 2,000, ठीक है। सैलरी का भी ऐसे ही बोलो, कितना था? स्टैंडर्ड था 25, 26, तो आपने उसके लिए क्या बोला? ये देखो 25, एक्सपेंस पेएबल कितना है? 2,024, और बाकी कहां आ जाएगा? वेरिएंस में। सैलरी, सैलरी का कहां पर आएगा? लेबर रेट वेरिएंस के में जाएगा ट्रांसफर। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो क्या है? सेल, जो क्रेडिट सेल करते हैं वो तो डेटर की है, तो उसकी तो नॉर्मल एंट्री है डेटर या डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल 8 लाख, क्योंकि क्या है? ये इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड के अंदर सारे अकाउंट बनती हैं, नॉन इंटीग्रेटेड में जनरल लेजर बनता है। नेक्स्ट असाइनमेंट का ये पॉइंट, ये डिस्काउंट अलाउड 5,000 का, तो डिस्काउंट अलाउड का होगा? डिस्काउंट देना एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
टू डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना आ जाएगा 5000। इंटीग्रेटेड के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है सारे अकाउंट ट्रांसफर होंगे, और नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर जो भी 3 अकाउंट स्टोर लेजर, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल के अकाउंट के अलावा जो भी बचेगा वो जनरल लेजर में आते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेटेड था इसीलिए मैंने उनके सबके इफेक्ट दिखाए हैं, डेटर का, सेल्स का, सबके अलग से अकाउंट ओपन करिए। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग का। AB लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम, मतलब 24,000 की उसकी एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन कुछ भी बोल दो। ऑन अ स्टेडी बेसिस इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ। अच्छा, क्या लिखा है, लाइन को दोबारा पढ़ो। 10 पैसे है पर मंथ की, पर इन्वेंट्री जो हमारे को क्या है पर बियरिंग पर मंथ, मतलब पर यूनिट पर एनम चाहिए होते ना, ठीक है। एंड सेटअप कॉस्ट पर रन बियरिंग कितना आ रहा है 324। हमने ऑप्टिमम रन साइज निकालना है, मतलब जस्ट लाइक ईओक्यू निकालना है, मिनिमम इन्वेंट्री निकालनी है। एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6,000 बियरिंग पर रन, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट वुड द कंपनी बी इंक्रिंग एज कंपेयर टू ऑप्टिमम। मतलब अगर ऑप्टिमम से आप अप या डाउन करेंगे कॉस्ट तो बढ़ेगी। आप कंपनी सोचा मुझे 6,000 चाहिए, तो उसकी कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रही है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। हाँ जी सर, अब आओ ऑप्टिमम रन साइज का हमने कहा होगा 2 टाइम्स ऑफ 2ASC या हम 2 UPSC बोलते हैं। ए डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो मेरे एग्जांपल में वो कितना था 24,000, और पर रन की कॉस्ट कितनी आ रही थी 324, और पर मंथ था ना 10 पैसे पर एनएम के लिए क्या करेंगे इंटू 12 कर देंगे। जैसे हमारा ईओक्यू मॉडल के अंदर हम क्या करते थे 2 UPS करते थे, याद करो 2 टाइम्स ऑफ एनुअल यूसेज, पी होता है पर ऑर्डर कॉस्ट, एस होता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो आपका इसका मतलब आपको जो 24,000 है वो 3600 करके मंगवाने चाहिए, तभी हमारी सबसे कम इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है। तो अगर आप 3600 मंगवाएंगे तो आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो 3600 मंगवाते हैं, आधी स्टोर करनी पड़ती है, और 10 पैसे पर मंथ था इंटू 12 कर दो, तो ये आपकी आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री जो हम होल्ड करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री होल्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी कॉस्ट है पर बेयरिंग पर एनम की। चलो अब अगला पॉइंट, उसने बोला अगर कंसर्न 6,000 मंगवाना शुरू कर दे, हमें चाहिए तो 24 था, अगर वो 3600 की जगह में कितना मंगाएंगे 6,000, अगर आप 24,000 को 3600 करके मंगाएंगे तो 6.667 आएंगे रन्स, और यहां पे कितने रन होंगे 4 रन होंगे 24,000 यूनिट्स। और अगर आप 3600 करके मंगवाएंगे तो डिवाइड करके नंबर ऑफ रन्स आ जाएंगे 6.667। जबकि सेकंड साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड में 24,000, अगर आप 6,000 करके मंगाएंगे तो 4 रन होंगे, और एक रन की कॉस्ट कितनी आती है 324, तो मल्टीप्लाई कर दो, आपकी रनिंग कॉस्ट जो आ रही है 2160 और 1296। एवरेज इन्वेंट्री यहां पर कितनी आएगी बोलो, 3600 की एवरेज स्टोर होएगी, और यहां पर कितना 6,000 की एवरेज स्टोर होएगी, और एक उसकी कितनी 10 पैसे थी पर मंथ, तो इंटू 12 करा कितना आ गया 1 रुपीज 20 पैसे, तो मल्टीप्लाई कर दो एवरेज इन्वेंट्री को, ये आ गई है
आपकी एवरेज होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ रही है। तो आपको इससे कितनी एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ रही है। अगर आप ऑप्टिमम रन साइज का कहना नहीं मान रहे, ऑप्टिमम रन साइज का कहना नहीं मानेंगे, तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो 576 की आ रही है। चेक करके देखेंगे, 576 की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। चेक कर लो। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट में क्या आ रहा है। Vibrant Limited is a manufacturing company produce one main product A and two byproduct M and N. Okay, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो A है और बाय प्रोडक्ट कौन सी है, M और N। फॉर द मंथ ऑफ मई द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। टोटल कॉस्ट ऑफ सेपरेशन पॉइंट, मतलब जॉइंट कॉस्ट कौन सी हो गई बोलो, 2,20,000। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, सेपरेट मतलब आपको मालूम है ना, देखो जब तक ये A है और सेपरेट होने के बाद कौन सी हो गए, M और N। सेपरेशन में M और N की कॉस्ट गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल। एम और एन के ऊपर हम कितना प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं वो भी गिवन है। क्लियर है? हमें क्या करना है उसके लिए, हमें क्या करना है उसके लिए, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, देयर इज नो बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। You are required to prepare the statement showing allocation of joint cost। पहला काम तो joint cost को allocate करना है, और दूसरा प्रोडक्ट वाइज और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है कंसर्न की मई 16 की। वो तो हम तभी निकाल पाएंगे ना, सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले हमारे को जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड करो। आप बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट चलना पड़ेगा। याद है, सेल में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, क्या आता था बोलो, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। उसमें से सेपरेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारी आएगी एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट। तो मैंने भी वही करना है। अब जरा चेक करेंगे, हमारी जो थी सेपरेशन की वो कितनी गिवन है, 2,20,000 गिवन है। तो पहले आप मुझे बताओ सेल कितनी है, इधर चेक करो सेल कितनी है वो चेक करो। तो सेल की बनती मुझे ये रही 1800 यूनिट्स की 40 की और 3000 यूनिट्स की 30 की। तो सबसे पहले आपने सेल वैल्यू लिखी, कितनी कितनी थी प्लीज बताना, 1800 की 40, 1800 यूनिट्स की 40 और 3000 यूनिट्स की 30। ये आ गया सेल, आपके पास आ चुकी है सेल। सेल में से पहले आपने प्रॉफिट माइनस करा, कितना गिवन था, 20% और 30% ऑफ सेल। तो 20% और 30% ऑफ सेल। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में गिवन थे 15% ऑफ सेल। ये देखो, ये सेलिंग एक्सपेंस गिवन थे, ये 15%, ये रहा सेल का 15% सेलिंग एक्सपेंस है, मतलब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो आपने अपनी अपनी सेल का 15% वही माइनस कर दिया, और आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट भी गिवन थी। इन तीनों का टोटल करो, इसका टोटल आ रहा है 60,200 और इसका टोटल आ रहा है 64,500। तो सेल में से इनको माइनस करो प्रॉफिट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, तो ये आ गई जॉइंट कॉस्ट। तो अगर टोटल जॉइंट कॉस्ट में इतनी एम और एन की है तो बाकी बची हुई जॉइंट कॉस्ट किसकी होगी, ए की होगी। तो सबसे पहले सेल में से प्रॉफिट को माइनस करो, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कुछ हमें गिवन थी और सेलिंग एक्सपेंस 15% सेल का लेना था, उससे आपके एम और एन प्रोडक्ट की सेल आ रही है। एम और एन प्रोडक्ट की जब आ जाएगी जॉइंट कॉस्ट,
37,300, तो बाकी जो बची हुई है वो प्रोडक्ट ए की होगी ज्वाइंट कॉस्ट। पहले यहां तक रीड करेंगे। हाँ जी, उसके बाद सेकंड टारगेट था हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो एलोकेट हो ही गई थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे बोलो? सेल आपकी कितनी थी? इसकी 1800 थी, मल्टीप्लाई करके आपने 72 और इसको 40 से, इसको 30 से, और ए का भी 4 लाख, तो टोटल सेल आ गई। प्री सेपरेशन कॉस्ट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है फर्स्ट पार्ट में इसकी आई थी 1,82,700, 11,800, 25,500, 2,20,000 हमने वो एलोकेट कर दिया। और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जो थी, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट वो किसकी थी? सिर्फ एम और एन की थी पोस्ट सेपरेशन। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी। सेलिंग एक्सपेंस आपको गिवन थे सेल का 15%, ठीक है, और उसको अगर हमने करा तो क्या आ गया? टोटल, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई। सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट अपॉन सेल मतलब प्रॉफिट कितना था? 1,37,300 प्रॉफिट है 4 लाख की सेल के ऊपर। ऐसे ही हम यहां पर बोलेंगे कितना प्रॉफिट है? 14,400 का प्रॉफिट है 72,000 की सेल के ऊपर। यहां पर 27,000 का प्रॉफिट है 90,000 की सेल के ऊपर, और टोटल प्रॉफिट कंसर्न का कितना है? 1,78,700, 5,62,000 की सेल के ऊपर। देखो, अगर आपको प्रॉफिट लिखा होता है तो हम सेल में से सिर्फ कॉस्ट को माइनस करेंगे, और अगर मुझे प्रॉफिट एबिलिटी लिखा होता है तो मैंने बताया था क्या, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो चेक करेंगे, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना था, और जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो क्या था? प्रॉफिट एबिलिटी भी कैलकुलेट करनी थी। चेक कर लो। क्लियर है? प्लीज कोई भी डाउट है मुझे बोल दो। हाँ जी फ्रेंड्स, करें आगे क्वेश्चंस को। तो ब्रेक के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5A को कवर अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूं, जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से कवर अप है। तो रीड करेंगे मेरे साथ। जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ रूट ऑफ 20 किलोमीटर, मतलब कंपनी जो है वो 20 किलोमीटर रूट है लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। द कंपनी हैज अ फ्लीट ऑफ 10 बसेस, 10 बसेज हैं, ईच की कॉस्ट 50,000 रुपीज है, और लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स, विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। सबसे पहले बताओ डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? स्टैंडिंग में या रनिंग में? डेप्रिसिएशन क्या होगा बोलो? स्टैंडिंग या रनिंग? स्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? लाइफ ईयर्स में गिवन है, बस चले या ना चले डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग चार्ज। From the following estimated expenditure and other details, calculate the bus fare charge from each passenger. Insurance है 3% per annum, standing. Annual tax for each bus 1,000. Total garage charge 1,000. Driver salary each bus 150 per month. हमें गिवन है। उसके बाद लिखा था कंडक्टर सैलरी फॉर ईच बस 100 रुपीज पर मंथ. एनुअल रिपेयर ईच बस 1,000. Commission to be shared by the driver and conductor equally
10% ऑफ टेकिंग, मतलब गुड्स के लिए हम सेल करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं सेल, बट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम सेल तो नहीं बोल सकते, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेकिंग वर्ड यूज करते हैं। याद आ रहा है? तो हम क्या वर्ड बोलेंगे, 10% टेकिंग का उसका पॉइंट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, मैनेजर सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, पेट्रोल एंड ऑयल ₹25 पर 100 किलोमीटर, ये किलोमीटर पे डिपेंड है इसलिए रनिंग होंगे। ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप कैरिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 40 पैसेंजर on each trip. The bus will run on an average for 25 days in a month, assuming 15% profit on taking. Calculate bus fare to be charged from each passenger. टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टेकिंग आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप मुझे प्लीज बताना शुरू करो। 20 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर, ठीक है, और क्या लिखा था, 20 किलोमीटर और 3 राउंड ट्रिप, 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, 3 राउंड ट्रिप पर डे और 25 डेज इन अ मंथ, 10 बसेस, तो कितना आ जाएगा 30,000 किलोमीटर्स। 30,000 किलोमीटर्स जो आपकी है चल रही है गाड़ी। पहले हम यहां तक चेक करेंगे, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, देखो 20 किलोमीटर जाना 20 आना, ये एक बार राउंड ट्रिप का, 3 राउंड ट्रिप पर डे, 25 डेज इन अ मंथ, तो मैं क्या सकता हूं, और ये एक बस का है तो 10 बसेस, तो आपका आ गया 30,000 किलोमीटर का चलेगी इन अ मंथ, और 40 पैसेंजर ऑन एन एवरेज है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल किलोमीटर आपके आ चुके हैं 30,000 और 40 जो है वो आपके एवरेज पैसेंजर हैं, उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद एक्सपेंस की बात करना शुरू करो। सबसे पहले इंश्योरेंस कितना था बोलो, 50,000। 50,000 की क्या है, बस है, ठीक है, एक, तो 10 बसेस कितनी की हो गई, 50,000 इंटू 10 इंटू 3% इंश्योरेंस, वो ईयरली है, तो मंथ में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12। टैक्सेस 1 बस का है, इंटू 10 डिवाइड बाय 12 मंथ के लिए। गैरेज चार्ज आपको पर बस और पर मंथ ही गिवन था। ड्राइवर की सैलरी 150 पर मंथ 10 बसेस के लिए 10, कंडक्टर के लिए 100 पर मंथ पर बस इंटू 10। रिपेयर था 1000 पर एनम और 10 बसेस के लिए डिवाइड बाय 12 पर मंथ के लिए। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी स्टैंडिंग है, मैनेजर सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्टैंडिंग और रनिंग दो अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, इन्होंने कंबाइन किया हुआ है। डेप्रीसिएशन 50,000 है एक बस का, इंटू 10 करो, टोटल बसेस का आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 करो तो पर ईयर का आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट आपकी कितनी थी 50,000 माइनस स्क्रैप नील डिवाइड बाय 5, ये एक बस का आ गया, तो इंटू 10 करेंगे तो 10 बसेस का आएगा, और मंथ में जाने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। पेट्रोल 30,000 25 और 100 किलोमीटर है। कमीशन जो था वो आपका है 10% ऑफ टेकिंग, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट ऐड करना है 15% टेकिंग का, ये भी आएगा प्रॉफिट, तो हमारी इससे आएगी टोटल टेकिंग्स। क्लियर है? पहले यहां तक देखेंगे, मतलब जो टेकिंग पे डिपेंड है वो क्या क्या है वो चेक करो। टेकिंग पे डिपेंड क्या क्या है, एक तो कमीशन है, और टेकिंग पे दूसरा डिपेंड क्या है, प्रॉफिट। तो स्टैंडिंग और रनिंग चार्ज को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगी, उस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब जाकर हमारी टेकिंग आएगी। ध्यान से देखेंगे, यहां तक कोई भी डाउट है मुझे बोलो।
सबसे पहले आप इस कमीशन से पहले सारी कॉस्ट को ऐड करो, तो आपका आ रहा है 26,250 स्टैंडिंग और रनिंग चार्ज एक्सक्लूडिंग कमीशन 26,250। चेक करके देखो, करके देखेंगे, मैं भी कर रहा हूं प्लीज जल्दी से। 26,250। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग, यही है। तो आप मुझे बताओ, टोटल कॉस्ट है 26,250 और आपकी कमीशन है 10% टेकिंग के ऊपर और प्रॉफिट है 15% टेकिंग के ऊपर, इज इक्वल टू टेकिंग। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन कितनी है 10% टेकिंग का, प्रॉफिट है 15% टेकिंग का, इज इक्वल टू टेकिंग। सॉल्व करके देखो, टेकिंग की वैल्यू आ रही है 35,000। टेकिंग वैल्यू कितनी आ रही है 35,000। सॉल्व करके देखने के लिए 10% प्लस 15% कितना होगा 25%। टेकिंग में से अगर 25% लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%। तो 26,250 को डिवाइड करेंगे 75% से, तो टेकिंग की वैल्यू आ रही है 35,000। चेक करके देख लो, यही इन्होंने करा हुआ है 35,000। चेक करेंगे, क्लियर है? हाँ जी सर। अब अगर टेकिंग आ गई, ये देखो, तो ये टेकिंग आ गई तो उसका 10% आपका आ गया कमीशन, ऐड किया टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें 15% ऐड करा तो टेकिंग आ चुकी है। क्लियर है? जल्दी से रीड करेंगे, अगर डाउट हो तो बोलो प्लीज। हाँ जी कर लो रीड, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, चलो क्लियर है सर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है। फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 12 लाख। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है 12 लाख का, कमेंस हुआ जैन में, मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, प्लांट गिवन है, ओवरहेड गिवन है, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 4,80,000 मिले हैं, जो 80% वर्क सर्टिफाइड है। अगर 4,80,000 80% वर्क सर्टिफाइड को शो कर रहा है तो आप डिवाइड करके देखो, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80%, तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड आपका 6 लाख आ गया। तभी तो आप कहेंगे अगर 6 लाख मेरा वर्क सर्टिफाइड है और उसका 80% मुझे कैश मिल रहा है, तो 6 लाख का 80% 4,80,000 कैश रिसीव्ड है। वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, मतलब क्लोजिंग जो मटेरियल है, प्लांट हैड अंडरगॉन 20% डेप्रिसिएशन। आपको क्या करना है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। आओ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, मटेरियल 2,40,000, मटेरियल कितना है 2,40,000, वेजेस कितना था 3,28,000, उसके बाद प्लांट था 40,000 का, उसका 20% डेप्रिसिएशन लिख दिया। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप प्लांट को डेबिट करके और प्लांट को क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ओवरहेड था 17,200, वर्क सर्टिफाइड अभी हमने कैलकुलेट करा था कितना आया था 6 लाख, और मटेरियल का इन हैंड कितना है 20,000। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है और ना ही उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो डायरेक्टली आपने निकाल लिया नोशनल प्रॉफिट एज ए बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया नोशनल प्रॉफिट 26,800। सर हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट निकाल के हमने किया था, हाँ कर सकते हैं।
तो नोशनल प्रॉफिट आ गया, तो उसका कुछ पार्ट पीएनएल में लेकर आएंगे और कुछ पार्ट एज ए रिजर्व रखेंगे, पीएनएल के लिए रिजर्व बनाएंगे। पीएनएल के लिए क्या करेंगे, एज ए रिजर्व बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसका वर्किंग उठाएंगे। तो आप मुझे बताओ उसने क्या लिखा है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जरा चेक करेंगे, 6 मतलब परसेंटेज कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। अगर परसेंटेज कंप्लीशन निकालना है तो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेते हैं। 6 लाख का काम हुआ है 12 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो एग्जैक्ट 50% काम हो चुका है। तो आपको बताया था 50% और मोर लेस देन 90% के लिए हम क्या करते हैं, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो आपका आ गया 14,293, ये आएगा अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये देख लो 14,293 पीएनएल है। अगर 26,800 में से 14,293 पीएनएल है तो बाकी बैलेंस कहां जाएगा, एज ए रिजर्व में जाएगा। क्लियर है, चेक करके देखेंगे। बिल्कुल ध्यान से चेक करो, डाउट है तो बोलो। क्लियर है सर, बढ़ू आगे। कहने सर बढ़ो, चलो। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। आपको सेल्स गिवन है, मटेरियल ऑफ का जो कंजम्पशन है 2 kg है, मटेरियल कॉस्ट 10 है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, मशीन आवर यूज गिवन है, ओवरहेड एक्सपेंस भी गिवन है, फिक्स्ड और वेरिएबल। डायरेक्ट वेज पर आवर का जो वेज रेट है वो कितनी है, 5 रुपीज। हमें करना है कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच प्रोडक्ट बोथ यूज सेम रॉ मटेरियल। दोनों के दोनों सेम रॉ मटेरियल ले रहे हैं। अगर हमारा क्या है, रॉ सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। आप बताओ, हमने की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर बोला था। दुनिया में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती। अगर मेरे पास लिमिटेशंस हैं तो उस लिमिटेशन में कौन सा प्रोडक्ट बेटर है उसके लिए बोला था। तो सबसे पहले अगर सेल्स इन यूनिट मतलब इससे ज्यादा हम यूनिट सेल नहीं कर सकते तो हम बेस्ट डिसीजन किसके बेस पे लेते हैं, बोलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका बेटर होगा। अगर सेल्स इन वैल्यू लिमिटेड है तो हमारे लिए जिसके लिए पीवी रेशियो बेटर होगी उसको बोलेंगे। रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई तो निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, केजी से ना कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल जिसका हाई होगा। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट इज इन टर्म्स ऑफ मशीन आर तो हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर जिसका बेटर होगा उसको बात करेंगे। क्लियर। तो पहले फर्स्ट पार्ट तो मेरी है, तो एक काम करो, पहले फर्स्ट पार्ट करो फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आपने करना स्टार्ट करा मेरे साथ। ये देखो सेल्स प्राइस कितना था आपका, सेल 100 और 120। सेल में से क्या लेस करना शुरू करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को। सर वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल चेक करो, मटेरियल आपको क्या गिवन था, 10 और 15 मटेरियल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। उसके बाद लेबर चेक करो, 15 और 10 ये भी गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना गिवन है, 5 और 6 ये भी गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड थे 15 और 20, तो आपने सबको ऐड कर दिया तो आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट 45 और 51। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करा, आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। पहले यहां तक चेक करो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करूंगा तो हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन। जरा चेक करो,
ध्यान से रीड करेंगे। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद आता है कंट्रीब्यूशन। क्लियर? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करा, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब पीवी रेशियो क्या होगा सर? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो यहाँ पर 55 रुपीज का है, 100 के ऊपर 55, और यहाँ पर आपका कितना है 69 का कंट्रीब्यूशन। सेल कितनी थी 120 के ऊपर, तो आपका आ जाएगा 69 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो 57.5। क्लियर? कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला? क्योंकि सेल्स इन यूनिट के लिए जो डिसीजन लेने के लिए। पीवी रेशियो को कैलकुलेट करा सेल्स इन वैल्यू के लिए। आप कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 55 रुपीज कमाते हैं और ए के लिए 2 केजी लगता है एक यूनिट पे, तो पर पे कितना लगेगा 27.5, और इसमें 69 कमाते हैं 3 केजी एक के लिए लगता है, तो कितना आ जाएगा 23। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा अगर रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई है। ऐसे ही बोलो कंट्रीब्यूशन पर मशीनर निकालेंगे, 55 का कंट्रीब्यूशन है, 3 आवर्स लगते हैं इसको बनाने में, और यहां पे कितना लगता है बोलो प्लीज 69, 2 आवर्स लगते हैं। क्लियर? तो आपने पहले चारों के चारों फैक्टर जो हैं वो आपने कैलकुलेट करके रख लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर केजी और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अब आप डिसीजन दे दो, मुझे बताओ डिसीजन क्या दोगे? अब आप डिसीजन क्या देंगे जल्दी बोलो मुझे। अगर हमारा क्या चीज सर सेल्स इन यूनिट है, तो सर आपका डिसीजन होगा 69 वाला बेटर है। अगर सेल्स इन वैल्यू है तो आपका ये वाला बेटर होगा हाई। अगर उसके लिए बात करेंगे रॉ मटेरियल, तो ये बेटर होगा, और यहां पर तो आपका आ रहा है 18.33 है ये, तो यहां पर ये वाला बेटर होगा। तो आपने चेक कर लिया कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है हाई वो ए का बी में आ रहा है, पीवी रेशियो बी के लिए बेटर है, जबकि कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल में ए बेटर है और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर में बी बेटर है। चेक करके देख लो, इन्होंने यही लिखा है, इसके लिए बी बेटर है, इसके लिए बी बेटर है, इसके लिए ए बेटर है और इसके लिए बी बेटर है। तो अगर चारों की फैक्टर हैं तो उसके लिए हमारे को कौन सा बेटर है वो मुझे सजेशन देनी थी। चेक करके देखेंगे। क्लियर? अब मुझे बताओ अगर मेरे पास सेकंड पार्ट जो उसने बोला था वो आपको क्या बोला था? अगर मेरे पास क्या है रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है, रॉ मटेरियल मतलब कंट्रीब्यूशन पर केजी जिसका हाई होगा और 10,000 केजी अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है, बट जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो 3500 यूनिट से ज्यादा नहीं बनेगा। तो आप बताओ कौन पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, किस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये हमें सजेशन देनी है। तो अगर मेरा रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो आप क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, और आपने बोलता वो ए का बेटर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ए और बी, यहां पर लिखता हूं रॉ मटेरियल जो पर यूनिट के लिए इसका कितना लगता है चेक करो। पर रॉ मटेरियल लगता है उसका 2 केजी और 3 केजी पर यूनिट जो है पर केजी, इसमें आपने मुझे बोला 2 केजी और इसमें 3 केजी। यहां पर आएगा यूनिट्स, यहां पर आएगा रॉ मटेरियल यूज। आप मुझे बताओ मेरे पास 10,000 अगर है,
अगर मेरे पास 10,000 केजीज अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, तो सबसे पहले जो मेरा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा था वो बेटर आ रहा था किसका, ए का। तो मैं तो यही चाहूंगा ए ही बना लूं सारा। मैं क्या चाहूंगा, एक मिनट, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ए का बेटर आ रहा है। तो अगर मैं चाहूंगा ए ही बना लूं तो ए के 3500 यूनिट बन सकती है मैक्सिमम, इससे ऊपर तो बनेगी नहीं। अगर 3500 यूनिट मैक्सिमम बनेंगे और 2 केजी पर यूनिट पे लगता है तो 7000 तो इसमें यूज हो जाएगा। अब आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3000 बचेगा। 10,000 केजीज में से हम सारा का सारा ए को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, बट क्वेश्चन ने मेंशन करा हुआ है ए या बी जो भी बनाएंगे 3500 यूनिट से ज्यादा नहीं बनेंगी। तो अगर ए के 3500 यूनिट बनेंगी और आपने मुझे बोला है 2 केजीज है, तो 7000 तो आपका यहां यूज हो जाएगा, बाकी कितना बचा, 3000। अब 3000 अगर मैं इसको दूंगा तो इसकी कितनी यूनिट बन पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट बन पाएंगे। तो आप मुझे क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब 3500 और इसकी कितनी बनेंगे, 1000 यूनिट ही बन पाएंगे 10,000 केजीज के अंदर। अगर आपने ऐसा सोचा तो आप क्या बोलेंगे उसको। अब आपने मुझे बोला कि 3500 यूनिट इसकी बनाएंगे, 1000 यूनिट इसकी बनाएंगे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल चुके थे, तो मल्टीप्लाई करो, आपका कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है। 3500 यूनिट पे 55 अर्न करेंगे और 1000 यूनिट्स के ऊपर 69 जनरेट करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1,92,500 और 69,000 ऐड करेंगे 2,61,500 कंट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स कॉस्ट मुझे पर यूनिट पे गिवन थी, तो ए की 3500 यूनिट पे 5 रुपीज का फिक्स कॉस्ट और इसके ऊपर 3500 यूनिट्स के ऊपर कितना, 10 की फिक्स कॉस्ट। आप चेक करो ना, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, इसको आप 1000 मत कर देना, क्योंकि आप मैक्सिमम तो 3500 यूनिट का सोच के चल रहे हो ना, ये तो होगा ही होगा। फिक्स कॉस्ट जो टेकन होगा वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे होता है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी की आ गई, 52,500। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो अगर आप 10,000 केजीज और कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2,09,000 रुपीज का होगा। चेक करके देखेंगे, प्रॉफिट आ रहा है 2,09,000। तो यहां पर सबसे पहले तो उसने आपको ये बताया कि कौन सा आपका की फैक्टर यूज हो रहा है वो देखा है, और उसके बाद अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर गिवन है तो बताओ कौन सा बेटर होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहां पे गलती होने के चांस है, ये वाले पॉइंट को। क्लियर, जल्दी से रीड करेंगे। हाँ जी सर, क्लियर है, गुड। चलो अब अगला पॉइंट ले रहे हैं इसी का। क्वेश्चन क्या गिवन था, एबीसी लिमिटेड एंड एमएनओ लिमिटेड सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इन आइडेंटिकल मार्केट्स। ठीक है, देयर बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 15-16 आर एज फॉलोज। सेल गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर मैं उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा, ठीक है, तो आपका क्या आता है, बजटेड प्रॉफिट आता है, क्योंकि आपको तो बजट ले रहे हैं। हमें निकालना है बीपी फॉर ईच ऑफ द कंपनी और सेल्स एट विच कंपनी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000 है, तो सेल्स निकालनी है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मुझे प्रॉफिट गिवन हो और सेल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन चेक करो, कंट्रीब्यूशन कितना है इसका, 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है 5 लाख की सेल के ऊपर, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 4,26,00,000 के ऊपर।
तो आपने सबसे पहले क्या करा है, पीवी रेशियो कैलकुलेट किया। ये देखो 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कितना आ गया, 20%। और बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ऐसे ही वहां पर बोलो 4,20,000 है, आप पहले सेपरेट कैलकुलेट कर लो, 6 लाख के ऊपर इंटू 100, इससे आपकी पीवी रेशियो आ जाएगी। और अगर फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आपका बीईपी आ जाएगा। क्लियर है, इन्होंने कंबाइन किया हुआ है, आप अलग से पहले कैलकुलेट कर लो। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 करके पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लो, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आपका बीईपी आएगा इन रुपी। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो बीईपी आता है इन यूनिट में, और अगर हम पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं तो मेरा बीईपी आता है किसमें, इन रुपी में। फिर उसके बाद बताओ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो आप चेक करके देखो, इन्होंने वही करा हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय, इन्होंने ऐसे करा हुआ है। आप पीवी रेशियो करो, 20% का मतलब 1/5 ही होता है। तो आप तो जो पीवी रेशियो आपने निकाली होगी उसको कैलकुलेट करके देखो। इसके लिए हमारे को सेल 4 लाख और 4,71,429 की सेल करनी पड़ेगी। क्लियर, ये भी रीड कर लेंगे। चेक कर लो। हाँ सर 1/5 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूं पीवी रेशियो लिखेंगे। ऐसे ही उसकी भी पीवी रेशियो जो आएगी 4,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख। आप देखो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना आ रहा है, 70%। हाँ तो आप 70% लिखो, ठीक कह रही हो। हाँ ठीक है, यहां पर आप ऐसे ही करेंगे 20,000 प्लस 60,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 20%, और यहां पे थी आपके 2,70,000 आप मुझे बोल रहे हैं, प्लस 60 डिवाइडेड बाय 70%। हाँ मैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज करूंगा, जो आपका बेसिक कैलकुलेशन है या बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। हाँ जी हाँ, ये 20,000 है, ये 20,000 है, ठीक बोल रहे हो, ठीक है। चलो बढ़े आगे 7th स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या कह रहा है, अवतार लिमिटेड ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द 3 इंटीग्रल। वो आपका 3 इंटीग्रल बनाना है, एबीसी, परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट आपको गिवन है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये स्टैंडर्ड रेट गिवन है। लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग 5% ऑफ इनपुट एंड देयर इज नो रिलाइजेबल वैल्यू, कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। हमने 10,200 kg फिनिश प्रोडक्ट हमारी बारी बात हो रही है, एब्जॉर्ब्ड इनपुट आपको दे रखी है, और हमारा क्या है, ये आ गई एक्चुअल का रेट मतलब केजीज, और एक्चुअल की ये रेट है। चलो करें कैलकुलेट, क्या आता है बोलो, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड सारे निकालने हैं, तो स्टैंडर्ड मिक्स भी निकालना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ जी सर, स्टैंडर्ड रेट बताओ कितना था, स्टैंडर्ड रेट था सर 40, 60 और 95। सर
एक्चुअल का जो रेट आएगा वो आएगा 2,34,000 डिवाइड बाय 5,200, यहाँ पर आएगा 2,19,600 डिवाइड बाय 3,600, 1,58,100 डिवाइड बाय 1,700। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है सर 5,200, 3,600 एंड 1,700। कितना था? 5,200। तो स्टैंडर्ड रेट लिख दिया, एक्चुअल रेट भी लिख दिया और एक्चुअल क्वांटिटी भी लिख दिया। क्लियर? अब बात किसकी करेंगे सर? हाँ बना लो टेबल, कोई बात नहीं। देखो बेस सेम रखा करो, बार बार चेंज करोगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक की प्रेजेंटेशन गलत है, आप एक बेस ले रहे हैं उससे आपको इजी होगा। हम क्लास में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितने कंसेप्ट और कितनी लाइन कर रहे हैं, उसी को फॉलो करने की कोशिश करो। आ जाओ सर, स्टैंडर्ड क्या चीज का? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी आपकी? 50, 30 और 20। देखो 50, 30 और 20, टोटल कितना हो गया? 100। 100 में 5% वेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसके 50 लगा के 95 की आउटपुट, 30 लगा के 95 की आउटपुट और 20 लगा के 95 की आउटपुट। तो 10,200 के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,200 के लिए क्या करना होगा? क्लियर है? हमने यही देखना होता है ना, हमारा क्या होता है ये चीज, ये हमने देखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है। तो 50 लगाने हैं 95 के आउटपुट के लिए, तो 10,200 के लिए कितना? 30 लगा रहे हैं 95 के लिए, तो 10,200 के लिए कितना? 20 लगा रहा हूं 95 के लिए, तो 10,200 के लिए कितना? और स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करेंगे और उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशो। 10,200 सेम है, 95 सेम है, तो रेशो कितनी हो गई? 5, 3 और 2। क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशो, क्योंकि मिक्स और यील्ड भी निकालनी है। प्लीज जल्दी से टेबल को नोट करो पहले। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स, हमारे 5 कॉलम्स बनती हैं, आपने पहले वो बनाने हैं। हाँ अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं नहीं हो रही, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, आप मुझे मैसेज कर सकती हो। हाँ जी सर, डन। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था बताओ, लाइन लिखवा दो। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने उसके लिए आपको क्या बताया था? उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखो, इसका और इसका डिफरेंस कॉस्ट वेरिएंस, इसका और इसका डिफरेंस प्राइस वेरिएंस, दिस माइनस दिस यूसेज, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। वो आप वैसे ही निकालेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये हम कई बारी क्लास में ये लाइन को लिख चुके हैं, तो आप फॉर्मूले में पुट करके देखो। अब ये देखो, इन्होंने बताया हुआ है पॉजिटिव आने पे फेवरेबल, नेगेटिव आने पर एडवर्स। मान के चलूं, करोगे? हाँ जी सर, कर लेंगे। हो गई टेबल नोट? टेबल नोट हो चुकी है। हाँ जी, आप करके देखेंगे, अगर आंसर मैच नहीं होगा तो मुझे बोलना। बिल्कुल सर। हाँ जी सर, उसके बाद क्या गिवन था? अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट। आपको क्या दे रखा है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आपको एस्टिमेटेड स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और
सेल भी गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, तो आपको पता है ना उसके लिए प्रोडक्शन के लिए ये हमारे को गिवन है ए बी सी का। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बोलो, प्रोडक्शन करने के लिए आपको मालूम है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, और यहां पर क्या आता है सेल, और ये आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने अगर प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सेल में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे, तो वही गिवन है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपका क्या आ जाएगा, बजटेड यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है वो हमारा आ जाएगा। सब कुछ तो आपको गिवन है, बस आप पुट करके देख लो। मैंने आपको क्लास में कई बार बोला था रॉ मटेरियल का टारगेट होता है कंजम्पशन बताना, WIP का टारगेट होता है प्रोडक्शन बताना, और फिनिश गुड्स का टारगेट होता है सेल बताना। चेक कर लो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो सेल में क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट को ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट को लेस करो, यही आएगा बजटेड प्रोडक्शन। हाँ जी सर, क्लियर है। इसके बाद 8th क्वेश्चन फिर हमारा वही थ्योरी क्वेश्चन है, हमें NE3 पे करना है, जो तो मैंने कई बार डिस्कस करा है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, जस्ट इन टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। याद आ रहा है, चारों पॉइंट क्लास में कवर है, देख लो प्लीज। डाउट आ रहे हैं मुझे बोलो, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या कह रही है, अच्छा सर कह रहे हैं एक बारी वो बता दो। ये देखो मैंने बताया हुआ आपको वैसे रॉ मटेरियल, WIP और ये फिनिश गुड्स। अच्छा एक थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये लो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इससे हमारा क्या आता है, कंज्यूम्ड। कंज्यूम होने के बाद यहां पर जाता है, ये क्या करके देता है आपको, प्रोड्यूस। WIP का टारगेट होता है प्रोडक्शन बताना, प्रोड्यूस होने के बाद यहां पर जाता है, और फिनिश गुड्स क्या बताता है, सेल। मैंने यही तो आपको बोला है, रॉ मटेरियल का टारगेट होता है कंजम्पशन बताना, WIP का टारगेट होता है प्रोडक्शन बताना, और फिनिश गुड्स का टारगेट होता है सेल यूनिट्स बताना। तो अगर मुझे कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है और फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मतलब आपको प्रोड्यूस कैलकुलेट करना था, तो हम क्या करेंगे, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैंने भी वही यूज किया था। हाँ जी कोई बात नहीं, चेक कर लो। तो मैं आके क्या सकता हूं कि यहां पर आकर हमारा ये वाला MTP भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, करके देखोगे, ठीक है प्लीज।